गरीब का नया साल। दिसंबर का महीना बस खत्म होने को था। हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगा था। हर तरफ रौनक थी, लेकिन इस सब के बीच महेश अपने घर में उदास बैठा था और अपने घर की खिड़की से जगमगाते शहर की रोशनी देख रहा था। तभी उसकी पत्नी शीला उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, कहां से आएगी शीला। हर कोई काम धंधे में लगा है। एक मैं ही हूं जो हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। तो क्या करोगे? अब इतनी सर्दी में कौन खाएगा तुम्हारी कुल्फी? आप चिंता मत करो, कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर गर्मियां आ जाएंगी और फिर चल पड़ेगा काम। हाँ शीला, लेकिन तब तक हम कंगाल हो जाएंगे। इस बार जितने पैसे जोड़े थे सब खर्च हो गए। बच्चों को स्कूल जो भेजना शुरू कर दिया, लेकिन अब अगले महीने स्कूल की फीस कहां से जमा करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सच में चिंता की बात है जी। सुनो, वो पास में जो बड़ी सोसाइटी है ना, अपनी पड़ोसन शांति जाती है वहां कुछ घरों में काम करने। मैं कल ही उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। तुम घर और बच्चों को संभालो, मैं देखता हूं कुछ। महेश पूरी गर्मी कुल्फी का ठेला लगाता था। उसकी कुल्फी के सब दीवाने थे। गर्मी भर उसकी अच्छी कमाई होती थी, लेकिन सर्दी का मौसम शुरू होते ही उसका काम ठप पड़ जाता था। महेश और शीला जब तक अकेले थे तब तक तो किसी तरह महेश ने संभाल लिया, लेकिन अब उस पर 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। शीला ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए महेश को उससे काम करवाना ठीक नहीं लगा। अगले दिन वो खुद ही काम की तलाश में घर से निकल गया। एक बड़ी सोसाइटी के गेट के पास पहुंचकर उसके सिक्योरिटी गार्ड से कहा, साहब, गरीब आदमी हूं, कोई काम मिलेगा क्या यहां? यहां कोई काम वाम नहीं है, चलो जाओ यहां से, रास्ता छोड़ो। उस सिक्योरिटी गार्ड के रूखे बर्ताव से महेश का हौसला टूट गया। वो पास ही में एक पेड़ की छांव में बैठ गया और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगा। तभी उसने देखा कि एक बच्चा स्कूल की ड्रेस में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उस बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं थी और सड़क पर ट्रैफिक काफी ज्यादा था। ये देखकर महेश तुरंत उस बच्चे के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाने लगा। सड़क के उस पार पहुंचने के बाद उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम इस तरह अकेले सड़क क्यों पार कर रहे थे? तुम्हारा घर कहां है? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल इतने सारे सवाल तो मेरे क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते अंकल। इतना कहकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत शरारती है। महेश ने उससे कहा, नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें यहां अकेले नहीं होना चाहिए। मुझे अपना नाम और अपने घर के बारे में बताओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। मेरा नाम अर्पित है अंकल। मेरी स्कूल बस यहाँ रुकी थी तो मैं वो सामने वाली शॉप से कलर्ड पेपर लेने के लिए उतर गया, लेकिन मैं जब तक वापस आया बस तो यहां थी ही नहीं। बेटा, तुम्हें इस तरह अपनी बस से नहीं उतरना चाहिए था। तुम्हें किसी ने बस से उतरते हुए रोका नहीं? गार्ड अंकल ने मना किया था, पर मैं चुपके से उतर गया। मुझे ये कलर्ड पेपर लेने थे ना। ये तो आपने बहुत ही गलत किया बेटा। ये कलर्ड पेपर आप बाद में भी तो खरीद सकते थे ना। नहीं अंकल, मुझे आज ही चाहिए थे। मुझे न्यू ईयर के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं ना, अपनी सारी टीचर्स के लिए और अपने सारे फ्रेंड्स के लिए भी। न न्यू क्या? अरे अंकल, आपको इतना भी नहीं पता। न्यू ईयर मतलब नया साल। जब नया साल शुरू होता है तो सब एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं और हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। अच्छा, और ऐसा करने से क्या होता है? नया साल सबके लिए हैप्पी हैप्पी हो जाता है, मतलब अच्छा अच्छा हो जाता है। लेकिन बेटा, तुमने जो गलती की है ना, उसकी वजह से तुम्हारा नया साल बुरा साल बन सकता था। क्या मतलब? बेटा सोचो, आप यहां बिल्कुल अकेले हो। अगर कोई बुरा आदमी आपको अपने साथ जबरदस्ती ले जाए तो आप मेरे साथ ऐसा करने वाले हो क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम डरो मत। मैं वो बुरा आदमी नहीं हूं। आप मुझे अपने घर के बारे में बताओ, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूं। मेरा घर साई इनक्लेव में है और मेरे पापा का नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव है। अच्छा, आपको उनका फोन नंबर याद है क्या? नहीं अंकल, मुझे उनका नंबर याद नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। अर्पित का हाथ पकड़कर महेश उसके साथ चल देता है। अपनी परेशानियों के बारे में तो अब वो बिल्कुल भूल ही गया था।
फिलहाल उसे किसी भी सूरत में अर्पित को उसके घर पहुंचाना था। उसने आसपास मौजूद लोगों से अर्पित की सोसाइटी के बारे में पूछा। वो सोसाइटी वहां से थोड़ी ही दूरी पर थी। महेश लोगों के बताए रास्ते के हिसाब से चलता रहा। तभी अर्पित ने उससे पूछा, अंकल, वैसे आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम महेश है बेटा, और मैं कुल्फी बेचता हूँ। अरे वाह, कुल्फी, मतलब वो दूध वाली आइसक्रीम ना? मुझे वो बहुत ही पसंद है, लेकिन मम्मा मुझे सर्दियों में खाने नहीं देती, कहती हैं गला खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, सर्दियों में कोई नहीं खरीदता मेरी कुल्फी। लेकिन पूरी सर्दियों में मम्मा मुझे मेरा फेवरेट टोमेटो सूप बनाकर पिलाती हैं। मुझे बहुत पसंद है वो। आपने पिया है कभी? नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं पिया। अच्छा, तो आप मेरे घर तो चल ही रहे हो। मैं अपनी मम्मा से बोलकर आपके लिए बनवाऊंगा, फिर आप बताना कैसा लगा। बातों बातों में दोनों कब अर्पित की सोसाइटी तक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। सोसाइटी के गेट पर अर्पित की स्कूल बस खड़ी थी। पास ही में अर्पित के पिता बस के ड्राइवर और गार्ड पर गुस्सा कर रहे थे। साथ ही अर्पित की मां रोई जा रही थी। मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे होते हुए वो कैसे गायब हो गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ मुझे, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ पापा। और मम्मा इतना रो क्यों रही है? आपने उन्हें डांटा है क्या? अर्पित को देखकर उसके माता पिता की जान में जान आ जाती है। दोनों दौड़कर उसे गले से लगा लेते हैं। फिर अर्पित के पिता उससे पूछते हैं, बेटा, तुम स्कूल से तो बस में चढ़े थे, फिर बीच में कहाँ गायब हो गए? सॉरी पापा, वो जब सोमेश को उसके घर पर उतारने के लिए बस रोकी तो मैं भी पीछे वाले गेट से चुपचाप उतर गया। मुझे रोड के दूसरी तरफ वाली शॉप से ये पेपर लेने थे। मुझे पता है पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे महेश अंकल ने समझा दिया है। तब जाकर अर्पित के माता पिता का ध्यान महेश की तरफ जाता है जो पास ही खड़ा था। महेश को वो दोनों शक की नजर से देखने लगते हैं, लेकिन अर्पित के पिता उससे कुछ कहते उससे पहले ही अर्पित बोल उठा, पापा, ये है महेश अंकल। इन्होंने ही मुझे रोड क्रॉस करवाई और मुझे यहाँ तक ले आए। अर्पित की बात सुनकर उसके माता पिता का नजरिया एकदम से बदल गया। अर्पित के पिता ने महेश के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं आपको जितना भी शुक्रिया कहूं वो कम ही होगा। आप नहीं जानते, हमारे बच्चे को हम तक पहुंचाकर आपने कितना बड़ा उपकार किया है। मैं अगर कभी भी आपकी कोई मदद कर सकूं तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उन्हें देखे बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और वैसे भी आपका बच्चा बहुत प्यारा है। इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो अर्पित बेटा, अब मैं चलता हूं। फिर कभी अपनी स्कूल बस से बिना बताए नहीं उतरना, ठीक है? हाँ अंकल, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपनी मम्मी के हाथों का बना टमाटो सूप पिलाऊंगा। मम्मा, आप पिलाओगे ना अंकल को मेरा फेवरेट सूप? मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। महेश अर्पित को मना नहीं कर पाता। वो उसके साथ उसके घर जाता है। अर्पित की माँ उसका फेवरेट टमाटो सूप बनाकर लाती है। अर्पित महेश के साथ बैठकर उसे पीता है। क्यों अंकल, है ना सुपर टेस्टी? क्या बोलते हो? आपकी कुल्फी को दे दी ना टक्कर। हाँ बेटा, सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। उस सूप को पीकर महेश सोच में पड़ जाता है। ये देखकर अर्पित के पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये सूप बनाना सीख सकता हूं क्या? आप इस सूप को बनाकर क्या करेंगे? आपको जब भी पीने का मन करे आप यहां हमारे घर आ जाइएगा। नहीं भाई साहब, बात वो नहीं है। दरअसल मैं इस सूप को बनाकर इसे बेचना चाहता हूं। गर्मियों भर तो मेरी कुल्फियां खूब बिकती हैं, लेकिन सर्दियों में मेरे पास कोई काम नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि इस नए साल पर यह नया काम शुरू करता हूं। हो सकता है मेरा नया साल भी हैप्पी हैप्पी हो जाए। क्यों अर्पित बेटा, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा अंकल। गर्मियों में कुल्फी और सर्दियों में सूप। न्यू ईयर क्या, अब तो पूरा साल हैप्पी हैप्पी होगा। अर्पित की बात पर सभी हंसने लगते हैं। अर्पित की मां महेश और शीला को सूप बनाना सिखाती है। नए साल के मौके पर महेश नया काम शुरू करता है। उसकी कुल्फियों की तरह उसका सूप भी लोगों को बहुत पसंद आता है। अब महेश को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि नया साल वाकई उसके लिए नई उम्मीद लेकर जो आया था।
तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? कितने सपने देखे थे हमने, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मुझे यूं इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ये गलत है पल्लवी, वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। सीनू, आजा बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाओ। सीनू जिंदगी से हार चुका था और हर वक्त गम में डूबा रहता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने प्यार, अपनी पल्लवी को खो दिया था। पल्लवी सीनू की मंगेतर थी, लेकिन इन दोनों की शादी से कुछ दिन पहले ही एक सड़क हादसे में पल्लवी की मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ पल्लवी से उसकी जिंदगी छीन ली, बल्कि सीनू से भी उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। सीनू पूरी तरह टूट चुका था और हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन, आंटी, सीनू कहाँ है? कैसा है वो? वो ठीक नहीं है बेटा, अपने कमरे में है, हमेशा वहीं बंद रहता है। तुम तो सीनू के बचपन के दोस्त हो, उसे समझाओ कि ऐसे किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। प्लीज बेटा, उसकी मदद करो, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूं उससे। ये रवि है, सीनू के बचपन का दोस्त। पल्लवी की मौत के वक्त वो शहर से बाहर था और अब वापस लौटने के बाद वो सीधे सीनू से मिलने आया। और फिर, अबे सीनू, चल बाहर निकल यार। रहने दे रवि, तू जा यहां से। चुप कर, देख जल्दी खोल दरवाजा, वरना मैं तोड़ दूंगा इसे। रवि की बात सुनकर सीनू ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन वो उससे कुछ बोला नहीं, बल्कि वापस जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया। रवि उसके पास गया और बोला, यार सीनू, मैं समझता हूं, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूं, और पल्लवी से पहले से मैं तेरी जिंदगी में हूं भाई। तो अपने दोस्त की बात तो मान और उठ चल अब। आज तो मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। रवि सीनू को जबरदस्ती अपने साथ डिस्को लेकर जाता है, जहां हर तरफ लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई शराब और ड्रग्स के नशे में डूबा था। मुझे यहां नहीं रुकना रवि, चल यहां से। अरे थोड़ी देर रुक तो सही, फिर देखना यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा तेरा। हाँ, पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीनू उसके साथ नहीं जाता और एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। और फिर, हेलो ब्रो, कौन हो तुम? तुमको पहले यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम सीनू है, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ। अब वो रहा, रवि नाम है उसका। तुम बहुत परेशान हो ना, लेकिन अब टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी हर टेंशन का इलाज है। क्या मतलब? डैनियल सीनू को डिस्को के अंदर ही बने एक छोटे से कमरे में ले जाता है और वहां उसे ड्रग्स देता है। सीनू उससे ड्रग्स ले लेता है और उस बारे में रवि से कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन, हेलो रवि, सुन, शाम को डिस्को चलना है, तू 7 बजे तक घर आ जाना। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो अच्छी बात है कि तू अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं पहुंच जाऊंगा, तू रेडी रहना, ठीक है? अब लगभग रोज ही सीनू रवि के साथ डिस्को जाने लगा। रवि को यह अंदाजा भी नहीं था कि असल में वो अपने दोस्त की मदद करने के बजाय उसे नशे के दलदल में धकेल रहा है। डैनियल सीनू से पैसे कमाने के लालच में उसे ड्रग्स की हैवी डोज देकर उसे नशे का आदी बना रहा था। कुछ ही दिनों में हालात ये हो गए कि शाम होते ही सीनू ड्रग्स के लिए छटपटाने लगता था और वो रवि को खुद फोन कर डिस्को चलने के लिए फोर्स करने लगा था। फिर एक दिन, रवि, 7 बजने में बस 2 मिनट है, तू अभी तक आया क्यों नहीं? दोस्त, वो कुछ जरूरी काम आ गया तो फंसा हुआ हूं। अब अगले 2 दिन भी बिजी हूं, उसके बाद चलते हैं। क्या? ये क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे डिस्को जाना है। तो अपना काम छोड़ और मुझे डिस्को लेकर चल। अरे मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है यार, और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तो ठीक है, अब रोज रोज डिस्को जाने की जरूरत नहीं है। चुप कर तू, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जाऊंगा। सीनू, नहीं, रुक जा। मुझे पता है कि तुझे डिस्को क्यों जाना है, तू वहां जाकर क्या करता है, मुझे सब पता चल गया है। वो डेनियल तुझे बर्बाद कर देगा। दोस्त, मैं तो तुझे वहां नाचने गाने और नए दोस्त बनाने के लिए लेके गया था, ताकि तू पल्लवी को भूलकर आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि तूने वहां भी अपने लिए खाई ढूंढ ली है। कभी सोचा है तूने कि इस बारे में आंटी को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? रवि की बात सुनने और समझने की हालत में सीनू था ही नहीं। उसकी हालत बिगड़ रही थी क्योंकि वो ड्रग्स की लत का शिकार हो चुका था। उसने सबसे छिपकर डैनियल से मिलना और ड्रग्स लेना जारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ती ही गई। आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में ये साफ हो गया है। वो काफी आगे बढ़ चुका है, मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अब आपको उसे रिहैब सेंटर भेजना होगा, तभी कुछ हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर सीनू की मां शांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब से सीनू ड्रग्स लेने लगा था तब से वो खुश दिखने लगा था।
और शांता ये देखकर खुश थी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि सीनू अपनी खुशी की क्या कीमत चुका रहा है, वो उसके लिए बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर के कहने पर उन्होंने रवि की मदद से सीनू को जबरदस्ती एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया, जहां सीनू को अब पूरी तरह से ठीक होने तक रहना था। सीनू फिर से गुमसुम रहने लगा। ऊपर से ड्रग्स न मिलने पर उसकी हालत बिगड़ने लगती। वो चीखता चिल्लाता, यहां तक कि गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करने लगा। ड्रग्स का आदी हो जाने के बाद भी वो पल्लवी को अब तक नहीं भूला था। उसकी फोटो अब भी हमेशा उसके पास रहती थी, जिसे देखकर वो रोता रहता था। फिर एक दिन, डॉक्टर रीना, एक नया केस है और मुझे लगता है उसे बस आप ही हैंडल कर सकती हैं। जी सर, बताइए। सीनू, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये खाना। अरे, पर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे चेहरे का ग्लो चला जाएगा, फिर कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। डॉक्टर रीना की बात सुनकर सीनू एकदम से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर रीना ने उससे बात की, पल्लवी भी उसे ठीक ऐसे ही छेड़ा करती थी। लो खाना खाओ, देखो सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। डॉक्टर रीना ने इतने प्यार से सीनू की तरफ खाने का निवाला बढ़ाया कि सीनू इस बार मना ही नहीं कर पाया। डॉक्टर रीना ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर कई घंटों तक उसके साथ बातें की, और ये अब हर रोज का रूटीन बन गया। सीनू को भी डॉक्टर रीना का साथ अच्छा लगने लगा। डॉक्टर रीना ने बड़ी ही समझदारी से सीनू के दिन का शेड्यूल बनाया, जिसमें वो सब चीजें शामिल थीं जो सीनू की सेहत में सुधार के लिए जरूरी थी। लेकिन ये सब सीनू तभी कर पाता था जब डॉक्टर रीना उसके साथ होती थी। उसे डॉक्टर रीना में अपनी पल्लवी की झलक दिखने लगी थी। शायद इसीलिए वो डॉक्टर रीना की हर बात मान लेता था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और सीनू की सेहत में काफी सुधार आने लगा था। पुराना साल खत्म हो रहा था और नए साल की शुरुआत होने जा रही थी। हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थीं। उस रिहैब सेंटर में भी नए साल पर होने वाली पार्टी के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। डॉक्टर रीना ने इस खास मौके को सीनू के लिए और खास बनाने का सोचा और उसकी जिंदगी पर आधारित एक स्टेज ड्रामा तैयार करवाया, जिसके किरदारों को उसी रिहैब सेंटर में भर्ती दूसरे मरीजों ने निभाया। डॉक्टर रीना ने सीनू को अपने पास ऑडियंस की रो में सबसे आगे बिठाया और हर वक्त उसका हाथ पकड़े रही। फिर आधे ड्रामे के बीच, बस करो रीना, मुझे यहां से जाना है, मैं ये सब नहीं देख सकता। परेशान मत हो सीनू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज रुक जाओ, आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। डॉक्टर रीना की जिद करने पर सीनू ने वहीं बैठकर पूरा ड्रामा देखा और फिर ड्रामा खत्म होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। चुप हो जाओ सीनू और मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ड्रग्स लेकर मैं खुद के साथ साथ उन लोगों को भी सजा दे रहा था जो मेरे अपने हैं, मेरी परवाह करते हैं। पल्लवी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे पास है मैंने उन्हें भी खो दिया। नहीं सीनू, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने आसपास देखो, सब है तुम्हारे पास। और जहां तक रही बात पल्लवी की, तो कोई तो जरूर होगा ऐसा जो उसकी कमी भी पूरी कर दे। इतना कहकर डॉक्टर रीना ने सीनू के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। सीनू ने नजरें उठाकर देखा तो इस बार उसे डॉक्टर रीना के चेहरे में पल्लवी नजर नहीं आई, बल्कि इस बार उसे डॉक्टर रीना ही नजर आई, जिसकी आंखों में उसे खुद के लिए वो प्यार नजर आया जिसकी उसे तलाश और जरूरत दोनों थी। एक तरफ नए साल के साथ तारीख बदल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सीनू के लिए भी सब कुछ बदल रहा था। वो अपने नीरस हो चुके जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार था।